नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जारी हैं और मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से जो नेता दो मोर्चे पर कमान संभाल रहे हैं वे हैं श्री विवेक तन्खा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े और अध्ययनशील नेता हैं। वे इस वक्त कानूनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, जिला निर्वाचन अधिकारियों के सामने जो कानूनी मुद्दे उठा रही है उसके पीछे श्री विवेक तन्खा की सलाह है, मशवरा है। दूसरी जिम्मेदारी वे दौरे करके पूरी कर रहे हैं, उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, उनके अभिकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें कानूनी टिप्स दे रहे हैं और मौका आने पर जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। विवेक तन्खा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे तमाम कानूनी मुद्दों पर और साथ में जानेंगे कांग्रेस की रणनीति के बारे में। तन्खा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। तन्खा साहब, आज जब मैं आपसे बात शुरू कर रहा हूं, अभी हाल ही सबसे बड़ी खबर ये आई है कि कमलनाथ जी के अमर्यादित बयानों के कारण और लगातार अमर्यादित बयानों के कारण, चाहे वो इमरती देवी को उन्होंने आइटम कहा हो, चाहे सलमान खान और शाहरुख खान से उन्होंने शिवराज की तुलना की हो, चाहे उन्होंने कहा कि भगवान को गिरवी रख दिया, इन तमाम बयानों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से निकाल दिया है। आप क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको श्रीवास्तव जी बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ये हमारे लिए शॉकिंग है, स्तब्ध कर देती है, क्योंकि ये सोच के परे था कि कभी इलेक्शन कमीशन इस प्रकार का निर्णय ले सकता है। उसका कारण बहुत सिंपल है। स्टार प्रचारक पार्टी का होता है। इलेक्शन कमीशन को ना इंक्लूड ना एक्सक्लूड करने का अधिकार होता है, उसमें ना निकाल सकता है ना शामिल कर सकता है कि हम किसको किसके माध्यम से प्रचार करेंगे ये अब इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड करेगा, ये पार्टी डिसाइड करती है, पॉलिटिकल पार्टी। अगर कमलनाथ जी ने कोई ऐसी बात कही थी जिसके मद्देनजर आपको उन पे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, तो आप सबसे पहले कमलनाथ जी को नोटिस देते, उनसे पूछताछ करते, एक 24 घंटे 48 घंटे का नोटिस देते कि नहीं देते? आपको पता था कि 48 घंटे के चुनाव रह गया है और ये जो आपने जो आदेश पारित किया है, आप चाहते हो कि इस चुनाव में जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हर सभा में ह्यूज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये तो उसको रोकने के लिए किया गया है, सबको समझ आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब कमलनाथ सभा नहीं कर पाएंगे? नहीं, सभा कर सकते हैं, मगर उस सभा का जो पूरा खर्चा है वो कैंडिडेट के उस पर चला जाएगा, जिससे कि वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कैंडिडेट की सीमित खर्चा हो सकता है। जब स्टार प्रचारक जाता है वो प्लेन में जाएगा, हेलीकॉप्टर में जाएगा, तो उसका खर्चा कैंडिडेट के खर्चे पे नहीं। अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप इस आदेश को चुनौती देंगे? नहीं, बिल्कुल चुनौती देंगे। मुझे तो ये आदेश बिल्कुल गलत महसूस हो रहा है, दिख रहा है, और मैंने तुरंत निर्णय लिया। मेरे पास कमलनाथ जी के यहाँ से मैसेज आया, फिर मैंने कपिल सिब्बल जी से बात की और हम लोग ने तुरंत डिसीजन ले लिया है कि हम नेक्स्ट 2-3 आवर्स के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट को मूव करेंगे एक याचिका के माध्यम से कि ये प्रजातंत्र पे एक प्रकार से आक्रमण है, अटैक है। इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप याचिका दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल करेंगे, और इसके पहले हम इलेक्शन कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन भी भेज रहे हैं कि आपने जो किया है बिना कमलनाथ जी को सुने किया है, नोटिस तक नहीं दिया। इमरती देवी के लिए जब उन्होंने आइटम बोला था, आपने एक उनको नोटिस तो भेजा था, 48 घंटे का समय दिया था आपने, और उस 48 घंटे में कमलनाथ जी ने रिप्लाई सबमिट किया था, क्योंकि वो मेरे माध्यम से हुआ था, मुझे पता है, और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को निशाना बना रहा है? देखिए, हम लोगों को हम ये सोचना नहीं चाहते कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका है, प्रजातंत्र को बचाए रखने की भूमिका चुनाव आयोग की है। बट जब इस प्रकार के कदम हम देखते हैं तो हमको शंका होने लगती है, तो क्या वो निष्पक्षता है क्या? क्योंकि आप 48 घंटे पहले, मतलब 1 तारीख को शाम को तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। आपने 48 घंटे पहले बिना नोटिस के आपने कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया।
आप मैसेज क्या देखना चाहते हो? आप चाहते हो कि उनका प्रचार बंद हो जाए? वैसे भी मैं चुनाव आयोग को, बीजेपी को बता देना चाहता हूं कि ऐसे चीजों से प्रचार बंद नहीं होता है, प्रचार बढ़ता है, लोग समझते हैं। क्या चुनाव आयोग दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र के? होना नहीं चाहिए, बट क्या है? नहीं, अब ये तो चुनाव आयोग बताएगा, होना नहीं चाहिए। मगर हमको जब ये ऐसे निर्णय हम देखते हैं और जो बिना नोटिस के दिए जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये महसूस होता है कि निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपने कई अवसरों पर और बड़े नेताओं ने कई अवसरों पर ये कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है और वो खुलकर स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रही हैं, जिसमें चुनाव आयोग भी। ये भी हम कह रहे हैं, कितने दिनों से कह रहे हैं हम लोग ये बात, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीवीसी हो, हम तो कह रहे हैं ये बात कि इस वक्त भारत में एक बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम थी, संविधान में जो फ्रीडम दी गई थी पब्लिक को, सिटीजन्स को, उस पर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, किस किस को नोटिस चले जाते हैं, इलेक्शन के दरमियान इनकम टैक्स के रेड होने लगते हैं, एजेंसी सामने आ जाती हैं। ये अलग अलग किस्म से आप विपक्ष को दबाने के लिए आप ये चीजें करते हो। क्या ये प्रजातंत्र का तरीका है? प्रजातंत्र चलाने का ये तरीका है? क्या सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग होता है? दिख रहा है, होता क्या दिख रहा है। और ये आज की जो घटना है वो सीबीआई और ईडी से कनेक्टेड नहीं है। आज की घटना तो मात्र इलेक्शन कमीशन से कनेक्टेड है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा निर्णय लेना भी था तो कमलनाथ जी को नोटिस तो देते, 24 घंटे का देते, 48 घंटे का नहीं देते। बिना नोटिस के, बिना उनसे उनका पक्ष लिए। पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप बार बार लगातार एक के बाद एक बयान आप कैसे आ रहे हैं? आप चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से भाषण होंगे चुनाव में। गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूं। सर, कोड ऑफ कंडक्ट तो पालन करना नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट को आप कैसे परिभाषित करते हो? अगर किसी पार्टी ने मर्यादित बिहेवियर किया है, आचरण दिखाया है, हमारे एमएलए ले गए हैं, पब्लिक का एक परसेप्शन है कि वो पैसे से सब कुछ हुआ है, हम उन बातों को लेके अगर उनको एक्सपोज करते हैं जैसे, तो क्या वो भी हम आज की प्रजातंत्र में वो भी हम नहीं कर सकते? क्या हम बोल नहीं सकते? बोलने पे भी पाबंदी है? ये कैसा प्रजातंत्र की आप बात कर रहे हैं? सर, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और कुछ हलकों में ये आवाज भी उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में ठीक से काम नहीं कर पा रही है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मगर यह भी कहना बहुत कुछ कहना होता है। आप महसूस तो करते हैं? हम लोग बहुत सारी चीजें इस देश में महसूस कर रहे हैं और अब घुटन सी होने लगी है इस देश में कि हम इस प्रजातंत्र को कैसे बचाएं। देखिए, ये प्रजातंत्र आपके और मेरे लिए नहीं है, खाली 135 करोड़ देशवासियों के लिए ये प्रजातंत्र है और उसके बाद जो हमारी फ्यूचर जनरेशन ये उनके लिए है। अगर एक दफे प्रजातंत्र खत्म हो गया, ये घुटन क्यों हो रही है? किन लोगों की वजह से हो रही है? ये तो जो बीजेपी और संघ परिवार की जो एक नीति रीति है, और उनकी नीति रीति में इट इज अ वन पार्टी शो। वो किसी ऑपोजिशन को, किसी विरोध को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप देखिए, जो लोग विचारक हैं, जिनमें सोच है, जो विरोध करते हैं, जो विरोध का स्वर उठाते हैं, उन पे तुरंत एक्शन हो जाता है। कोई ना कोई केस आ जाए, उनके आगे रजिस्टर हो जाएगा। तो एक देश बड़ी विचित्र स्थिति से गुजर रहा है इस वक्त, और सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए यही हो गया है क्या प्रजातंत्र को हम किस तरह से बचाएं। और मेरी आज मध्य प्रदेश की जनता से अपील है, आप देख लें कि क्या आपके साथ आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। पहले कैसे गवर्नमेंट गिराई गई, अब जब उनका चुनाव हो रहा है, उन एमएलएस का, जो 22 एमएलए और दूसरे जो रिजाइन करके गए, उनका किस प्रकार से वो रिजाइन करके गए, क्यों रिजाइन करके गए, और आज ऐसा क्या कारण था रिजाइन करके जाने का। आप जब उनका वो चुनाव, उन्हीं का भरने का चुनाव हो रहा है, तो आप कह रहे हो जो हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट है, जो हमारा सीएलपी लीडर है,
वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सर, पर आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन विधायकों का असंतोष दूर करती, उन विधायकों से बात करती, उन्हें रोकती? बीजेपी ने कोई ठेका तो नहीं लिया कि वो आपके विधायकों को समझाएं और संभालें? आपके विधायक अगर बिकने को तैयार थे तो उन्होंने खरीद लिया। कहीं ना कहीं आपका सिक्का भी तो खोटा था सर। बट अगर ये मध्य प्रदेश तक ये बात सीमित होती तो मैं आपकी बात मानता। ये तो वहां कर्नाटका में भी हुआ, अरुणाचल में भी हुआ, ये तो पूरे देश में हो रहा है। गोवा में भी हुआ, सब जगह हो रहा है। तो अब मणिपुर में हुआ, त्रिपुरा में हुआ। जहां की बात करिए, जहां चुनाव हो रहे हैं या जहां सरकार गिराने की वो मन बना लेते हैं तो वहां ये करते हैं। तो पहले तो लोग ऐसा सोच नहीं था ना, लोगों के बीच में ऐसा सोचा ही नहीं जाता था। नहीं, विधायकों ने कहा कि कमलनाथ जी बात नहीं करते थे, चल चलो 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 करते थे, समय नहीं देते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं देते थे। ये विधायक पहले भी मंत्रिमंडल में भी बैठकें हुई, उसमें भी मंत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई इस तरह की। बट पार्टी छोड़ के चले जाना, इसका आंसर है कि पार्टी छोड़ के चले जाना। और मंत्री जो थे उनके जाने का क्या कारण था? वो तो मंत्री थे। देखिए, ये व्यवस्था बिगाड़ने की एक तरीका है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, डीजीएमए न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो अपना दुख लेकर आपके पास भी गए थे दिल्ली में। आपने उन्हें डिनर पे बुलाया था और खाना खाते में जब आपने सारी बातें उन्होंने बताई राजवर्धन ने कि वो क्यों परेशान हैं और क्यों पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो आपने भी कहा कि हाँ, कमलनाथ जी में कुछ कमियाँ हैं, वो ठीक से सुनते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, पर फिर भी पार्टी छोड़ना ठीक नहीं है। तो कमलनाथ जी की साइड से कहीं कुछ कमियां तो थी, आपने समझाया नहीं? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं। उनके और हमारे बीच में क्या बातें होती हैं आज हम पब्लिक में नहीं बोल सकते, और बोलना भी नहीं चाहिए। उनका हम लोग के बीच में एक बहुत आदर और सम्मान है। गलतियां लाइफ में किससे नहीं होती है? क्या मेरे से नहीं हुई गलतियां? क्या दिग्विजय जी से नहीं हुई? क्या शिवराज जी ने गलतियां नहीं की? मतलब कमलनाथ से गलतियां हुई हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी से नहीं हुई? मतलब कमलनाथ जी से गलतियां हुई हैं? जो काम करता है वो गलती करता है जी, जो काम करता है वो गलती करता है। बट गलतियों का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी तोड़ो। कमलनाथ जी ने क्या गलतियां की? नहीं, गलतियां का मतलब ये कि आप पार्टी तोड़ो, किस प्रकार से पार्टी तोड़ो। नहीं, वो तो राजवर्धन की गलती। कमलनाथ जी ने क्या गलतियां की? जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो सबकी बात कर रहा हूं खाली कि आपको लगता होगा ना कमलनाथ जी से क्या गलतियां हुई? नहीं, मेरे को तो नहीं समझ आता, बट ये लोग जो कहते थे मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि आपने समझाया। मैं तो बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था इन लोगों को, तब तक बहुत लेट हो चुका था। जब मैं बात कर रहा था तब तो ये मन बना चुके थे। आपने कमलनाथ जी से बात की होगी ना, आपने बताया होगा ना कि इन विधायकों के क्या नाराजगी है? नहीं, कमलनाथ जी से बात हुई मेरी, बट कमलनाथ जी की अपनी कोई विवशताएं थी वो उस वक्त। अब उनके पास 5 मंत्री के पद हैं, जैसे क्लेमेंट्स 15 हैं। सिंधिया जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। कभी आपसे उनकी चर्चा हुई हो, उन्होंने अपना दिल का गुबार आपके सामने निकाला? नहीं, सिंधिया जी जब तक पार्टी छोड़ के नहीं गए थे तो हम लोग के बीच में कई दफ़े आपस की बातें हुई हैं, और मैं एक प्रकार से कोशिश करता था ऑलवेज के सबको जोड़ के रखूं, मेरी कोशिश रहती थी। बट जब सिंधिया जी ने माइंड मेकअप कर लिया था जाने का, उस समय मेरी उस बीच में मेरे उनके कोई बातचीत नहीं। आपको सर पूरी कांग्रेस पार्टी में एक निर्गुट का नेता माना जाता है। आप कमलनाथ गुट में नहीं है, दिग्विजय गुट में नहीं है, सिंधिया गुट में नहीं है। आपको जिसको भी कानूनी सलाह की जरूरत होती है वो आपके पास आता है। तो कभी ऐसा लगा हो आपको कि अब ये समय आ गया है कि अब ज्योतिरादित्य नहीं रुकेंगे, और आपने उसको लेकर हाईकमान को या कमलनाथ जी को समझाया? अगर मुझे पता चल जाता, तो मेरे को नहीं पता था कि ज्योतिरादित्य जी जाने वाले हैं, और मेरी उस बीच में मैंने जब प्रयास भी किया उनसे बात करने का, तो मेरी बात नहीं हो पाई थी। उस वक्त वो उनका टेलीफोन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। अगर मेरे को पता चलता और संपर्क होता तो मैं अपने तरफ से जरूर प्रयास करता। अब सर ये जो लोग चले गए हैं, एक नारा आपने चलाया है, टिकाऊ बिकाऊ गद्दार, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि लोकतंत्र में पहली बार कोई विधायक जो है वो पार्टियां छोड़ के गए हों और सरकार छोड़ के गए हों। 77 में भजनलाल की पूरी सरकार जो है वो कांग्रेस में आई थी, जनता पार्टी छोड़ के। तो कांग्रेस को इस मुद्दे को कितना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, हर मुद्दा अपने कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है। हरियाणा में ये चीजें बहुत पहले से हो रही थी। वहां तो आयाराम गयाराम है, आया था कोई, वहां से हुआ था आयाराम गयाराम, वो 60s में हुआ था। मध्य प्रदेश में ये समाव प्रथा नहीं थी,
मध्य प्रदेश में आया राम गया राम की प्रथा नहीं थी। जो जिस पार्टी में था वो रहता था। इक्का दुक्का लोग कभी कदार पार्टी छोड़ के जाते थे, और वो ठीक है, स्वाभाविक भी है कि हर व्यक्ति प्रजातंत्र में आप किसी को बांध के भी नहीं रख सकते। 67 में गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया ने यही किया था। और किसी को देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। और अब बेसिकली अब ये जो आज मध्य प्रदेश में एक स्थिति बनी जिसमें एक सरकार गिरी, और जिस प्रकार से सरकार कोविड के टाइम गिरी, और उसका परिणाम एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसमें दोषी है, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, तो उन्होंने कोविड का डिसीजन 2 दिन बाद लिया, 4 दिन बाद लिया। क्या ये लॉकडाउन कर क्या ये लोकहित में था, जनहित में था? तो हमारे देश की एक बड़ी अजीब बात हो रही है कि हम पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल चीजों को प्राथमिकता देते इवन जनहित के ऊपर, जिससे मैं डिसएग्री करता हूं। मेरे ओपिनियन में जनहित के ऊपर कोई चीज नहीं होती, और पार्टीज को भी जनहित के लिए काम करना चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा कि तो उतर जाएं सड़क पर। उन्होंने कहा मैं सड़क पर उतरूंगा। कमलनाथ जी ने कहा तो उतर जाएं सड़क पर। जैसे ही ये वाक्य आपको मालूम पड़ा, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई? आपने इस विषय को लेकर कमलनाथ जी से बात की हो, ज्योतिरादित्य से बात की? नहीं, बात नहीं हुई थी, मगर सुन के अजीब लगा था, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर लीडर्स हैं। आपको कुछ अंदेशा तो हो गया होगा। आप इतना बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, तो आपको ये तो समझता है कि ये जो केस हुआ है ये कैसे हुआ? वो तो सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। आप भी देख रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ये वाक्य से आपको क्या अजीब लगा? देखिए, ये जब दो व्यक्तियों के बीच में संवाद खत्म होता है तब ऐसे वाक्य आते हैं, और जब संवाद खत्म हो जाता है तो फिर टूटने के अलावा कुछ बचता नहीं है। अब वो ठीक है, टूटना चाहिए था कि नहीं टूटना चाहिए था वो एक अलग प्रश्न है। ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के एक बहुत रिस्पेक्टेड लीडर थे, सीधे कांग्रेस हाईकमांड से कनेक्टेड थे, उनकी पूरी पार्टी में बहुत ज्यादा इज्जत थी। कल दिग्विजय जी ने ये बातें बोली हैं, और मैं आज भी नहीं सोच सकता कि उनको बीजेपी में जाने से क्या कोई बेनिफिट है। मेरे ओपिनियन में तो मैं नहीं कह सकता कि बेनिफिट है, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था। सर, आप भी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर थे, लेकिन जब वो रेस्पेक्टेड लीडर जैसे ही पार्टी से गया, अब आप 1857 ले आए, आपके लीडर्स गद्दार कह रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कातिल कह रहे हैं, 30 साल बड़े सिंधिया रहे, 20 साल छोटे सिंधिया पार्टी में रहे, ये मुद्दे नहीं उठे। अब कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं, सरकारी जमीन पर अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर मैं वही कहूँगा 30 साल 20 साल कभी नहीं दिखा। तो क्या राजनीति अवसरवादी हो गई कि हमारे साथ रहोगे तो हम आपकी बुराई नहीं देखेंगे, चले जाओगे तो हम आपकी बुराई देखने लग जाएंगे? मतलब बीजेपी क्या कर रही है? मुकुल रॉय जब तक बीजेपी में नहीं गए थे, चिटफंडी में थे, और मेरे से मिले हैं, मेरे को कंसल्ट करने आए हैं, मेरे ऑफिस में आए हैं। और जिस दिन वो बीजेपी में चले गए तो बात खत्म हो गई। आसाम में मतलब सारे राजनीतिक दल हम्माम में नंगे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये तो राजनीतिक वातावरण है देश का। क्या करें आप? सारे लोग जो है वो मतलब निसंकोच राजनीति जो है। अब मैं बोल रहा हूँ राजनीति, मैं आपको एक सेंटेंस बोल चुका हूँ, राजनीति अब देश से तो लोकहित के ऊपर चली गई है। क्योंकि आपने कंट्री फर्स्ट का आंदोलन देश में सबसे पहले चलाया 20 साल पहले शिवखेरा जी हम लोग, और तब 30-40 हजार लोग आते थे हम लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या ये कि भाई हमारे साथ हैं तो वो साधु हैं, उधर चले गए तो शैतान हैं। बट देश की राजनीति उस डायरेक्शन में चली गई है, आप क्या करोगे? हमारे जैसे लोग खाली वकील हैं। अब हमको राजनीति, हम लोग जैसे लोग जो बहुत प्रिंसिपल्ड हैं, जो गलत को गलत कहते हैं, ठीक को ठीक कहते हैं, उनका अब लिमिटेड रोल है राजनीति में, बहुत अनलिमिटेड नहीं है अब, क्योंकि हम आज की राजनीति में फिट नहीं होते हैं। आपने भी जो 23 बड़े नेता कांग्रेस के थे जिन्होंने पत्र लिखा, नेतृत्व पर सवाल उठाए राहुल जी के, सोनिया जी के, उसमें आप भी एक शामिल थे। आपकी बेबाकी, आपकी निर्भीकता सलाम करने योग्य। लेकिन क्या हुआ उस पत्र का आपकी पार्टी में? देखिए, हम लोग ने उनकी नेतृत्व को नहीं चैलेंज किया था। मैं तो कम से कम मैंने अपना बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे से तो उनका कम्युनिकेशन था और आज भी है।
मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक मुद्दा उठाया था कि हम चाह रहे हैं कि पार्टी को रिवाइव करें। हम ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का है एक बहुत बड़ा जरूरत है टू पार्टी सिस्टम, मिनिमम टू पार्टी सिस्टम। अगर आप सब कुछ एक पार्टी पे छोड़ दोगे तो प्रजातंत्र उससे समाप्त हो जाता है। वर्चुअली प्रजातंत्र की आप चाहते हैं वैल्यूज, कि गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बने? नहीं, वो बने तो फुल टाइम बन जाए ना। हम चाह रहे हैं, हम क्या चिट्ठी में क्या लिखा है कि जल्द से जल्द फुल टाइम अध्यक्ष बनाइए। सोनिया जी बीमारी कारण पूरा ध्यान नहीं दे पा रही और राहुल जी सामने आ नहीं रहे, तो हमने कहा आप प्लीज सामने आ जाइए, ले लीजिए आके। और बिलीव मी वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और मेरे को जो पर जब उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी के इशारे पे चिट्ठी लिखी गई है, नहीं उन्होंने नहीं कहा, नहीं बाद में खंडन किया, पहले तो बयान नहीं आया था। नहीं वो हम लोग ने पूछा उनसे जी। और जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने भी ये बताया कि राहुल जी ने नहीं कभी नहीं कहा था, ये मीडिया ने उड़ा दिया था। और विद इन 5 मिनट्स उन्होंने कपिल सिब्बल जी आप लोगों के लिए सबसे सुविधा की बात यह है कि जब कुछ आपको ढकना होता है आप हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। 5 मिनट के अंदर राहुल जी ने कपिल सिब्बल जी को फोन करके क्लैरिफाई किया था कि नहीं कपिल जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अगर उन्हें बोला होता तो 5 मिनट के अंदर वो कभी कपिल जी को फोन करके क्लैरिफाई नहीं करते। अब क्या लगता है कि पार्टी में एक ऐसा क्या गांधी परिवार के नेतृत्व क्यों है? क्यों प्रियंका, क्यों राहुल, क्यों नहीं गुलाम नबी आजाद? देखिए नेतृत्व तो पब्लिक डिसाइड करती है और पार्टी का तो आप करेंगे नहीं। पार्टी भी पब्लिक के सेंटिमेंट से चलती है और पब्लिक सेंटिमेंट जो कांग्रेस का जो सेंटिमेंट है, कांग्रेस के पक्ष में जो सेंटिमेंट है, उसमें अगर सपोज नेतृत्व उनके तरफ देखता है तो फिर वो नेतृत्व उन्हीं का रहेगा। जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके तरफ पब्लिक का झुकाव हो। आज के दिन हमको ऐसा कोई व्यक्ति सामने दिखता ही नहीं है। ये वैक्यूम नहीं होता है, नेतृत्व तो ऑलवेज रहेगा हर पार्टी में। आज मोदी जी है, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया, वो महासचिव थे, चिट्ठी लिखने के बाद वो महासचिव पद से हटा दिए गए। नहीं वो आंतरिक लोकतंत्र नहीं नहीं वो बहुत दिनों से उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की हुई थी कि उनको उस पद से हटाया जाए। वो खुद बोल चुके थे, नाराज है इसलिए हटना चाहते थे। वो 30-40 साल से महासचिव रह चुके हैं और ऑलरेडी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो राज्यसभा में। वो तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी। मध्य प्रदेश में तो सारा जिम्मा एक ही व्यक्ति के पास है। नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी कमलनाथ हैं, स्टार प्रचारक भी कमलनाथ थे अभी 2-4 मिनट पहले तक। तो दूसरे लीडर्स कहाँ हैं? सामूहिक नेतृत्व कहाँ है मध्य प्रदेश में? देखिए हम लोग बस रुके थे चुनाव तक, चुनाव के बाद ये सब चीजें सॉल्व हो जाती। कांग्रेस अगर 28 में से अधिकतर अगर सीट जीत जाती है, जिसकी आप हम देख रहे हैं, एक माहौल दिख रहा है उसका, तो कमलनाथ जी कितनी सीटें जीतने का अंदाज लगा पा रहे हैं आप? देखिए मैं उनमें से हूं जो बहुत बड़े बोल नहीं करता हूं। बहुत कसकर भी अगर आप आकलन करें, मैं कस के भी आकलन करता हूं तो मेरे को 18-20 से कम दिख नहीं रही है। बट जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है और आज के बाद जो पब्लिक रिएक्शन और डेवलप होगा, इससे कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। तो फिर आप भी कुछ कह ही रहे हो। आप तो कमलनाथ जी भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि 5-7 भाजपा विधायक हमारे संपर्क में भी हैं, तो फिर कुछ खरीदा फरोख्त आपकी तरफ से होगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंट 115 के लिए 28 सीटें तो जीतना ही है आपको टोटल। नहीं और हम जो इंडिपेंडेंट्स हैं और दूसरी 4 वो दिल से हम लोग के साथ है। अभी तो उधर है वो जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि हम वापस आ गए हैं तो वो हो सकता है हमारे साथ। जिधर दम उधर हम। अच्छा, आप कह चुके हैं कि राजनीति ऐसी ही हो गई है। क्या करोगे? और जरूरत पड़ी सर तो खरीदोगे? मैं तो नहीं चाहूंगा खरीद फरोख्त, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। गोपीलाल जाटव आपके साथ हैं, आपके संपर्क में हैं, जुगल किशोर बागरी आपके संपर्क में हैं, नारायण त्रिपाठी और शरद कोल तो जा ही चुके थे, फिर वापिस आ गए, और सज्जन वर्मा, तरुण महानो, तो जीतू पटवारी, ये तो 20-20 विधायक खरीदने की बात करते रहे। नहीं, बट मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ खरीद फरोख्त के, और मैं एक प्रिंसिपल राजनीति के पक्ष में हूँ। और जो मुझे समझ आ रहा है कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस सरकार ना बना पाए, इसलिए वो कुछ और खरीद लेगी। वो भी कह रहे हैं कि 5-7 उनके संपर्क में अभी और हैं। और अगर कांग्रेस का गणित सरकार के बनाने के पक्ष में आ जाता है, अगर हो या बनने लगता है, तो भी मुझे शक है कि बीजेपी कांग्रेस को सरकार बनाने देगी मध्य प्रदेश में।
4-5 विधायक और हैं उनकी लाइन में से खरीद लेंगे। अब विधायक खरीदेंगे या वो मिड टर्म पोल के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन करेंगे, मैं नहीं कह सकता। प्रेसिडेंट रूल ला ये तो उनका निर्णय होगा, मगर वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किसी भी रीजन से शासन में ना आए, इवन अगर पब्लिक चाहती है। बहुत लंबे समय से आप सुप्रीम कोर्ट में सर, कभी आपको ऐसा वाकया याद पड़ता हो कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस हटता है, पद से रिटायर होता है और थोड़े दिनों में वो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हो जाता है? ये किस तरह की परंपरा है इस देश में? एक दफे पहले भी हुआ है, रंगनाथ मिश्रा जी, वो कांग्रेस ने किया था। ये परंपरा ठीक है? मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में इस परंपरा को कंडेम किया था और खराब बताया था और कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को इस प्रकार के किसी को राज्यपाल बना दिया जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अरुण जेटली जी ने खुद बोला था, मैंने इस पे कई बार ट्वीट भी किया अरुण जेटली जी की वाकया को लेके, और मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद पोस्ट, ये जजेस क्यों सर, बड़े बड़े अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो मध्य प्रदेश में देखिए जितने भी चीफ सेक्रेटरी हुए सबको जो है उनका रिटायरमेंट दे दिया गया, उनका पुनर्वास कर दिया गया। ये तो एक देश की बीमारी हो गई है ना, क्यों जितने ये ट्राइब्यूनल्स बनते जाते हैं, ये पुनर्वास केंद्र होते जा रहे हैं रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड अफसरों के लिए। वृद्धाश्रम पुनर्वास केंद्र। हाँ, वृद्धाश्रम कहिए, जो भी कहिए, ये एक बीमारी है देश की। बीमारी कैसे दूर होगी सर? जब तक सक्षम नेतृत्व नहीं आएगा तब तक ये बीमारियां दूर नहीं होंगी। वो नेतृत्व जो अपने से हटके पहले देश के बारे में और समाज के बारे में सोचे। बहुत धन्यवाद विवेक तनखा जी, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे विवेक तनखा के बेबाक, निर्भीक और निष्पक्ष विचार। पार्टी में रहते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की खरीद फरोख्त को वो पसंद नहीं करेंगे, और सड़क पर आने के मुद्दे को भी उन्होंने कहा कि मुझे अजीब लगा था, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाता हूं और इतना ही बोलना बहुत कुछ है। तो ऐसे बेबाक और निष्पक्ष विचार सुनने के बाद आपका भी फर्ज हो जाता है और हमारा भी फर्ज हो जाता है कि हम देश के बारे में सोचें। सबसे पहले देश, कंट्री फर्स्ट, इस बारे में हम सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। यही विवेक तनखा साहब कह रहे हैं और यही डीजीएनए न्यूज़ भी कहता है, देश सबसे पहले है। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।